हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अर्जुना जेई 2024 बैच में। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 16 है। और ये जो सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। इस वाले सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से मैं आपको इन टॉपिक्स के एक बार के लिए आइडिया दे देता हूं। देखो, ये वो टॉपिक्स हैं, हाइड्रेशन, एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेटालिक बॉन्ड। ये वो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में या फिर अपने स्टेट बुक में चेक करोगे ना, तो वहां पर आपको नहीं मिलेंगे ये वाले टॉपिक्स, है ना। लेकिन जब आप आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, जब आप हाइड्रोजन पढ़ोगे, तो उसमें से छोटे छोटे नाम आएंगे। कहीं पर नाम आएगा थर्मल स्टेबिलिटी, कहीं पर नाम आएगा सॉल्युबिलिटी, कहीं पर नाम आएगा हाइड्रेशन एनर्जी, यस, मेटालिक बॉन्ड। जब हम लोग 12th क्लास में, हालांकि 11th में तो चलो ज्यादा नहीं, लेकिन जब आप 12th क्लास में जाओगे, जब आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो वहां पर आप लोग देखोगे कि मेटालिक बॉन्ड की कितनी अहमियत है। और वैसे ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपको मेटालिक बॉन्ड का काफी सारा पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं, आपके जो जनरल टॉपिक्स चल रहा है अभी क्लास में, है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। जैसे हम लोग उधर पढ़ रहे थे वैंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसके बाद आप लोगों को ये बैक बॉन्डिंग वाला टॉपिक पढ़ाया गया। तो वो जो टॉपिक्स है वो आपके चल रहे हैं। ये जो रिकॉर्डेड पोर्शन है इसको मैंने आपको अलग से दिया है। सैटरडे संडे आप दो दिन आप लोगों की छुट्टी है, बड़े आराम से, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा ये, है ना, छोटा सेशन होगा। पूरा सेशन देखें, ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको ये नाम नहीं दिख रहे तो इनको छोड़ दो, बिल्कुल मत करना ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर एस ब्लॉक एलिमेंट में दो जगह आपको हाइड्रेशन एनर्जी नाम सुनने को मिलेगा, एक ही चैप्टर में दो जगह, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारी चीजों पे, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया आपके जेई वगैरह में, और मेटालिक बॉन्ड पे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं आज वाली क्लास में हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसी वजह से एक आपको डिफरेंट सा रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने दे दिया है। ठीक है, लेकिन पूरा जरूर देखना इन सारे टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ना। हाइड्रेशन लिखा हो या फिर कहीं पर लिखा हो सॉल्वेशन। देखो, सॉल्वेशन जो है ना, इसको हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो तैयार हो जाओ सब लोग, नोट्स बना लेना। बहुत ज्यादा लिखने का नहीं है ना, लेकिन है थोड़ा बहुत है, समझने का काफी है, लिखने का थोड़ा कम होगा आज वाले पोर्शन में। हाँ, कुछ ऑर्डर्स वगैरह हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, और उन्हीं ऑर्डर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो देखो, ये जो सॉल्वेशन लिखा है ना आपके सामने, ये सॉल्वेशन है दादा एक जनरल टर्म। सॉल्वेशन का रिलेशन है सॉल्वेंट से, और अगर वो आपका सॉल्वेंट वाटर हो जाए तो उसी सॉल्वेशन को आप क्या कह सकते हो? हाइड्रेशन कह सकते हो, है ना। तो बड़ी टर्म कौन सी है? सॉल्वेशन। और अगर आपका सॉल्वेंट वाटर हो तो उसी को बोला जाता है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हालांकि देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के चलते हैं, पानी, वाटर। और इसी वजह से आपको ज्यादातर सॉल्वेशन एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो यही चीज हम लोगों को इस वाले सेशन में डिस्कस करनी है। और इसके बाद में एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा आपका सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा इससे, हाइड्रेशन से। ठीक है, आइए देखो क्या होता है सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। ठीक है ना, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, उसको समझना। देखो, जैसे आपके पास NaCl सॉलिड है, यस, सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, आपके पास सोडियम क्लोराइड का लैटिस है। याद आया? लैटिस बताया गया था आप लोगों को। लैटिस क्या होता है? लैटिस होता था सर 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो Na+ और Cl- इनका जो 3D अरेंजमेंट है उसको बोला गया लैटिस। और वो जो लैटिस जब बना होगा, जब Na+ और Cl- एक दूसरे के पास आए होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होंगे, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को आप लोगों ने क्या बोला होगा? लैटिस एनर्जी बोला होगा, है ना। लैटिस एनर्जी की दो डेफिनेशन बताई गई थी। एक तो जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप लैटिस एनर्जी कहते हो, यस। और दूसरी डेफिनेशन आपको बताई गई थी कि आपके पास एक लैटिस है, उसको तोड़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायंस एंड एनायंस में, तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको भी आप लोग लैटिस एनर्जी बोलोगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपने क्या किया, NaCl सॉलिड था, इसको आपने पानी में डाला। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ना। जैसे मान लो पानी है ना, उसमें अगर आप नमक डालते हो, थोड़ा सा हिलाते हो, स्टिर करते हो, इतने में वो डिसॉल्व हो जाता है ना। तो देखते हैं
कैसे डिसॉल्व होता है? देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका NaCl सॉलिड है, ये जो आपका NaCl सॉलिड है, इसका बेटा लैटिस टूटता है। इसका क्या होता है? सबसे पहले लैटिस ब्रेक होता है। सबसे पहले क्या होगा? लैटिस ब्रेक होगा। और लैटिस ब्रेक होगा तो सबसे पहले Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस बनेगा। ठीक है ना? आपको याद है लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ लैटिस को कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस केटायंस और एनायंस में तोड़ने के लिए, ये आपके केटायन और एनायन किस में होने जरूरी थे? गैसियस स्टेट में होने जरूरी था। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, आपने कहा सर उसका नाम है लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी, दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है। यस। अब देखो होता क्या है, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब ये जो आयंस हैं, ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है साहब वाटर में। ये कहां प्रेजेंट है? वाटर में। अब देखो वाटर करता क्या है, क्या कमाल करेगा वाटर, मैं आपको बताता हूं। यह आपका Na प्लस है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, गैसियस स्टेट में था, और इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे चारों तरफ से। आप बोलोगे सर क्यों घेर लेंगे, ऐसा क्या गुनाह किया इसने, दिक्कत क्या है इसको? देखो जी, दिक्कत और कुछ नहीं, आप लोगों को एक चीज पता है कि जो वाटर होता है ना, वो एक डाइपोल है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अरे भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसी वजह से उस पे पार्शियल नेगेटिव आया, वो एक डाइपोल बन गया। और अब तो सारी दुनिया जानती है अगर इस पे पॉजिटिव है तो वाटर का नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसी वजह से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये तो मैंने कुछ बनाए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक लेयर बन गई, 2 लेयर भी बन सकती है, 3 लेयर भी बन सकती है, डिपेंड करेगा, है ना। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स का चारों तरफ जो एक्यूमुलेशन है Na प्लस के, इसको बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस। आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि Na प्लस का क्या हो लिया मुन्ना? हाइड्रेशन हो लिया। यस, क्या हो लिया? हाइड्रेशन हो लिया। या फिर अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो आप बोलोगे Na प्लस का सॉल्वेशन हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया हमने? हाइड्रेशन बोल दिया। तो ऐसे चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज Na+। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप इसको क्या नाम दोगे, तो हम लोगों ने वैंडरवॉल फोर्सेस, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, वहां पर हमने एक टर्म पढ़ी थी, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ? हैं जी, कुछ कुछ याद आया? अरे भाई ये है आयन और ये है डाइपोल, तो ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल Na+ के चारों तरफ आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अब यार देखो सीधी सी बात है, जब Na+ के चारों तरफ वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होंगे, Na+ और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है जब जब अट्रैक्शन बढ़ता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है, तब तब एनर्जी रिलीज होती है। और यही जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na+। Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ Na+। और जब हाइड्रेशन होगा तो इसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि भैया अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स और Na+ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन जब भी बढ़ता है एनर्जी रिलीज होती है, और वही जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na+। आप बोलोगे सर Cl- का क्या होगा? Cl- का भी वही होगा जो Na+ का हुआ है। कैसे? ये देखो, Cl- को भी वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे, चारों तरफ इसके भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बहुत सारे, है ना, कुछ बना रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। आप बोलोगे सर अब क्या चक्कर है? अरे भैया वही सीन है, सेम वही कहानी है। आज जो आपका हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो आपका जो Cl- है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा आज? है ना, वाटर का H+ अट्रैक्ट करेगा। अरे बोलो यार, तो आप इस प्रोसेस को बोल दोगे हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन ऑफ Cl-, हाइड्रेशन ऑफ Cl-।
हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में भी अब देखो ना, ये अट्रैक्शन हो जाएगा ना इसके चारों, है ना, प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन तो होता ही है। तो यहां पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स और Cl माइनस के बीच, इसको आप क्या नाम दोगे, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दोगे। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। क्लियर है। और अगर इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी को जोड़ दो तो आप बोल दोगे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl। मेरी कहानी समझ में आई आपको, बात समझ में आई? यस। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, आपके पास 1 मोल ऑफ Na प्लस गैस है, यस 1 मोल ऑफ Na प्लस गैस है, इसको आपने जैसे ही पानी में डाला इसका हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, ठीक है। और अगर हाइड्रेशन हो गया तो अब ये Na प्लस जो था ना वो गैसियस स्टेट में नहीं होगा, आफ्टर हाइड्रेशन पता है इसको कैसे लिखोगे, Na प्लस एक्वस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Na प्लस एक्वस, और इसको भी क्या लिखा जाएगा, Cl माइनस एक्वस। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? आज तक Na प्लस गैस लिखा था और Na प्लस एक्वस लिखा था, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? ये देखो यहां से क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अरे भैया दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? क्या डिफरेंस है Na प्लस गैस में? ये है Na प्लस गैस, Na प्लस एक्वस ये वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये है Cl माइनस गैस, ये है Cl माइनस एक्वस। एक्यूमुलेशन वाटर मॉलिक्यूल का होने के बाद, हाइड्रेशन होने के बाद उसको एक्वस बोला जाता है। यस क्लियर है, हाइड्रेटेड आयन बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, दैट विल बी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना, दैट विल बी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। मेरी बात आपको समझ में आई है? यस, हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया। और यही सेम चीज जो है, यही जो डेफिनेशन है बेटा वो आपके सामने लिखी गई है। एक बार चाहो तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, है ना, एक बार चाहो तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जो मैंने समझाया है एज इट इज वही चीज लिखी हुई है। देख लो, कहता है व्हेनेवर एनी कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट और इन वाटर। देखो पोलर का मतलब तो समझ में आ गया ना, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है अगर किसी सॉल्वेंट में प्लस और माइनस क्रिएट हो जाए ना इस तरह से, आप उसको बोलते हो पोलर सॉल्वेंट। यस, अगर इस तरह से प्लस और माइनस क्रिएट हो जाए ना दैट विल बी नोन एज पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? द डिफरेंट आयंस ऑफ कंपाउंड गेट सेपरेटेड, अलग अलग होंगे। ये देखो लैटिस टूटेगा पहले और फिर क्या होगा, एंड विल गेट सराउंडेड बाय पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल उसको अक्यूमुलेट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? एकदम बहुत आसान चीज है, बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से सब लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आ गया है। यस, आगे चले। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, हम लोग लिख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करता हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल। सबसे पहला जो फैक्टर है सारी दुनिया जानती है, वो फैक्टर है कौन सा? चार्ज ऑफ आयंस। अरे बोलो ना यार, क्या ये सही है? अरे दिखती सी बात है कि यहां पर कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही ज्यादा होगा। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह का वैसा ही तो है ये। अरे बोलो ना। तो सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ आयंस, और आप लोग बोल दोगे हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to charge of ions, ये सबसे पहला फैक्टर है जिस पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है। यस, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भैया। अच्छा, कोई और भी फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती हो? बिल्कुल है साहब, वो क्या है? साइज। हाँ जी, साइज ऑफ आयंस, ठीक है, साइज ऑफ आयंस। तो आप लोग सीधा सीधा कहोगे हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। है ना सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लैटिस एनर्जी वाला पार्ट था। सर लैटिस एनर्जी भी इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करती थी, हाइड्रेशन एनर्जी भी इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है ना। याद है लैटिस एनर्जी, उसका भी नाम आएगा, अभी वापस काम आएगी वो चीज भी। याद आया ना, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वैसे ही आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा कोई कहे साइज की वजह से क्या हुआ, अरे भाई देखो होगा क्या, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जो चार्ज की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। है ना, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। सर फील नहीं आई, थोड़ा सा एग्जांपल दो। जैसे मान लो 10 बच्चे एक कमरे में बैठे हैं, है ना, तो एक छोटा कमरा है। अब छोटे कमरे में अगर आप 10 लोगों को बिठाओगे तो बिल्कुल पास पास बैठे होंगे। आप लोग बोलोगे सर डेंसिटी ज्यादा है ना, यह हाई डेंसिटी का एग्जांपल है। लेकिन वहीं पर सोचो, आपने 10 लोगों को बहुत बड़े कमरे में बिठा दिया, उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होगी। आपने कहा सर डेंसिटी कम हो गई है। तो जब जब साइज बढ़ता है किसी भी आयन का, तब तब जो चार्ज की डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है। और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, जितना चार्ज डेंसिटी का डिस्पर्शन होगा, जो अट्रैक्शन है उतना ही कम होएगा। है ना, एक तो पूरा का पूरा चार्ज एक जगह पे टिका हुआ हो, है ना, चार्ज ज्यादा डेंस है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दूसरी चीज को, और एक पूरा चार्ज ऐसे फैला हुआ है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दैट्स वाई ये दो फैक्टर है जिनको आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा कि हाइड्रेशन सॉरी लैटिस एनर्जी में भी चार्ज को प्रायोरिटी दी जाती थी, हाइड्रेशन एनर्जी में भी चार्ज को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, यस, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है सबसे पहला, है ना, और दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे बताइए जी, बताइए जी, बताइए जी, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हैं, फटाफट से आप लोग एक बार चेक कर लो और फटाफट से जवाब दे दो। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हुआ क्या, यस, बहुत आसान है साहब। सर ये देखो, ली ना करे रब से फरियाद, ली ना करे रब से फरियाद। सर डाउन द ग्रुप जाने पर सर साइज बढ़ रही है सर, और अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी छोटी साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। और सेम गोज विद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, डाउन द ग्रुप जाने पर यहां पर भी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। यहां देखो +1 चार्ज +2 चार्ज, आप लोग बोलोगे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ +1 चार्ज, यहाँ +2, यहाँ +3, आप लोग बोलोगे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा, साइज छोटी हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे बोलो ना यार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो उल्टा होता, आयंस होते आपके एनायंस होते, तब भी ऐसा ही होता, उस केस में भी ऐसा ही होता। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा है, क्वेश्चन है, आपको साइज का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, किस किस के बीच पूछा है। देखो जी, पहला पूछा है Li प्लस गैस, लीना करे रब से
फरियाद है ना, फरियाद वो तो चलो फ्रेंसियम तो अपना रेडियो एक्टिव होता है, उसकी हम लोग बात नहीं करते। और दूसरा देखना कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या प्यारा क्वेश्चन पूछा है यार। Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस और Cs प्लस एक्वस। देख रहे हो, देख रहे हो क्या गजब क्वेश्चन है ना, क्या गजब क्वेश्चन है। सर इसमें भी फर्क पड़ेगा क्या साइज का? सर ये वाली चीज तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, अगर आपके सारे के सारे गैसियस स्टेट में है ना, गैसियस स्टेट में हम लोगों ने पढ़ाई है सर, साइज जो होती है आयनिक रेडियस की बात हो रही है। डाउन द ग्रुप जाओगे, शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी। सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। यस, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे भाई देखना यार, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज तो बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, वो ऐसा कर देते हैं और उसको -1 मिल जाता है। वो गलत ऑर्डर है भाई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, गलत है मुन्ना, गलत है, इसको ध्यान दियो भाई, ये गलत है। ये Li प्लस एक्वस लिखा है, मतलब ये हाइड्रेटेड आयन है। आफ्टर हाइड्रेशन आपको साइज बतानी है, आफ्टर हाइड्रेशन आपको साइज बतानी है। Li प्लस गैस बिफोर हाइड्रेशन आपसे साइज पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। Li प्लस गैस बिफोर हाइड्रेशन साइज, Li प्लस एक्वस आफ्टर हाइड्रेशन साइज। यस देखो, अभी हम लोगों ने बात करी थी ना यार, हाइड्रेशन से हो क्या रहा है, देखो Li Na प्लस गैस इतना सा है छोटा सा, और Na प्लस एक्वस इतना बड़ा है, मतलब हाइड्रेशन की वजह से साइज बढ़ता है आयन का। हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन की वजह से आयन का साइज बढ़ता है। Na प्लस गैस बिफोर हाइड्रेशन इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया। यस, बिफोर हाइड्रेशन Cl माइनस इतना सा था और आफ्टर हाइड्रेशन Cl माइनस इतना बड़ा हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाइड्रेशन की वजह से साइज बढ़ता है भाई, साइज बढ़ता है, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। क्या ये बात को आप समझ पा रहे हो? यस, जितना ज्यादा हाइड्रेशन मतलब उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर रहे होंगे, उतने ही वाटर, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे, तो आप लोग बोलोगे उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। जिसका ज्यादा हाइड्रेशन उसकी साइज उतनी ही बड़ी है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? आपको ये बात बतानी पड़ेगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या है भाई? अरे बोल मेरे भाई, क्या ये बात तुझे समझ में आई क्या? यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। क्लियर है? जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा साइज। ठीक है साहब, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है, किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो देखो, बिफोर हाइड्रेशन सबसे छोटी साइज होती है Li प्लस की, है ना, तो Li प्लस का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज Li प्लस की साइज सबसे छोटी अगर उसका हाइड्रेशन नहीं हुआ तो। और अगर इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा Li प्लस का, तो आफ्टर हाइड्रेशन सबसे बड़ी साइज हो जाएगी किसकी, Li प्लस की। जिसका ज्यादा हाइड्रेशन उसकी साइज उतनी बड़ी। तो एक्वा स्टेट में अगर आप साइज का ऑर्डर देखोगे, है ना, अगर आप एक्वा स्टेट में साइज का ऑर्डर देखोगे तो ये है करेक्ट ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये आपका सही ऑर्डर है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस पे जनता है ना लपेटे में आ जाती है, लपेटे में। तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें बता चुका हूं मैं, है ना, गांठ बांध लियो, उसको याद कर लियो और कसम खा लियो भाई कि इसको भूलोगे नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Li प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा है। एक्वस का मतलब ही यही हो गया सर, हाइड्रेशन हो चुका है, आफ्टर हाइड्रेशन हमसे पूछ रहा है, और आफ्टर हाइड्रेशन उसकी साइज बड़ी होगी जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ होगा। सिंपल है ना। और वैसे ही अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, B2 प्लस एक्वस, है ना, तो इसमें भी आप सेम लॉजिक लगाओगे। अरे बोलो, इसमें भी आप सेम लॉजिक लगाओगे ना, B2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस बाई 2 प्लस 2 प्लस, ये लो सेम लॉजिक सर, बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा। यहां पर भी सबसे छोटी साइज B2 प्लस की होती है, लेकिन आफ्टर हाइड्रेशन इसकी साइज सबसे बड़ी हो जाएगी, बिकॉज इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है ना, तो ये साइज का ऑर्डर हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी।
आयोनिक मोबिलिटी मतलब आयन की मूव करने की टेंडेंसी, घूमने फिरने की टेंडेंसी, है ना। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूव करने की टेंडेंसी, है ना। हमसे पूछा है कौन सा आयन सबसे आसानी से मूव करेगा, है ना, है ना, है ना, है ना। तो देखो यही पूछ लिया वापस, Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, है ना। आपने अभी कहा, आपने अभी कहा कि सर अगर आप साइज का ऑर्डर बताओ ना, अगर आप इनकी साइज की बात करो तो अभी हमने लिखा था Li प्लस एक्वस की साइज सबसे बड़ी होती है। और यार इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर है, अगर कोई भारी भरकम आदमी है ना, जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो भैया उसका मूव करने का टेंडेंसी जनरली कम होता है ना। ऐसा मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल अगर आप जनरलाइज करना चाहो, अगर आप, है ना, अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो ऐसा ही होगा कि जिसकी साइज बड़ी होती है उसका मूव करने का टेंडेंसी कम हो जाता है ना। तो इसी वजह से अगर आप आयोनिक मोबिलिटी की बात करोगे, आप बोलोगे सर Li प्लस एक्वस की साइज सबसे बड़ी है, इसी वजह से इसका जो मूवमेंट होगा वो सबसे कम होगा। जितनी छोटी साइज होगी उसका मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यस, है ना। ये ऑर्डर है बेटा आयोनिक मोबिलिटी का। इसको आप आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर भी कह सकते हो, या फिर और करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, ये ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसकी वजह से होगा? यहां पर आयंस के मूवमेंट की वजह से होगा। और आयंस जितनी आसानी से मूव करेगा, जितना फास्ट मूव करेगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो चाहे आयोनिक मोबिलिटी लिखा हो या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस लिखा हो, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना। और ये जो ऑर्डर होगा आप इसको लिख सकते हो, आयोनिक मोबिलिटी, ionic mobility is inversely proportional to size. Ionic mobility is inversely proportional to size, है ना। मोबिलिटी जितनी ज्यादा साइज उतनी कम, या फिर ऐसे कह दो साइज जितनी छोटी होगी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताइए क्या ये चीज क्लियर है? यस। तो ये बेटा टॉपिक था सबसे पहला, हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी इस टॉपिक में। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए फिर इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, अगला टॉपिक है अपना, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी अपने आप में कोई अलग टॉपिक नहीं है मुन्ना, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। देखो आओ, अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, ये देखो पानी वाला NaCl वाला, यस, सॉल्ट को हमने पानी में डिसॉल्व किया था, ये वाला एग्जांपल याद आ रहा है? इस वाले एग्जांपल में हमने कहा था NaCl सॉलिड होता है आपके पास, है ना, सॉलिड स्टेट में है। जैसे आप उसको पानी में डालते हो सबसे पहले उसका लैटिस ब्रेक होता है, और लैटिस ब्रेक होने के बाद उसका हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको आपने हाइड्रेशन एनर्जी बोला था। और यहां आकर आप बोलोगे कि जो आपका Na प्लस है, NaCl है, वो पानी में डिसॉल्व हो चुका है। भाई डिसॉल्व हो चुका है तभी तो एक्वा स्टेट में गया है ना। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो यहां से लेके यहां तक पूरी बात होगी, यहां से स्टार्ट हुए यहां तक। सॉल्युबिलिटी में हम लोग यहां से स्टार्ट होंगे, यहां तक बात करेंगे, है ना। तो इसका मतलब सॉल्युबल जब हुआ होगा NaCl, जब आपका आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल हुआ होगा, तो उसके बीच में दो प्रोसेस आए। पहला प्रोसेस उसका लैटिस ब्रेक होना, और दूसरा प्रोसेस एनर्जी रिलीज होना हाइड्रेशन में, है ना। सबसे पहले लैटिस ब्रेक होता है और फिर उसके बाद हाइड्रेशन होता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब जब आयोनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी की बात होगी तब तब हम लोग ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। यस, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, आप लोग बोलोगे सर यहां पर जो लैटिस एनर्जी है उसमें तो एनर्जी देनी पड़ती है। यस, ये जो लैटिस एनर्जी वाला प्रोसेस है सर, ये तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, इस केस में आप तोड़ रहे हो ना, आप तोड़ रहे हो, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और सर हाइड्रेशन एनर्जी, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो सर ये तोड़ने के लिए आपके पास एनर्जी आई कहां से? देखो हम लोग बाहर से एनर्जी नहीं देते कभी भी, है ना। हमने तो NaCl को पानी में डाल दिया, ठीक है, अब चेक कर रहे हैं सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, है ना। तो आपने कहा सर लैटिस को तोड़ने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हम लोग बाहर से दे नहीं रहे,
तो ये एनर्जी आ कहां से रही है? अरे भैया ये एनर्जी आ रही है देखो यहां से, कुछ लैटिस ब्रेक हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यही वापस लैटिस को तोड़ने में काम में आ रही है। फिर लैटिस टूटा, एनर्जी रिलीज हुई, फिर यही एनर्जी वापस लैटिस को तोड़ने में काम में आ रही है। ठीक, अब अपना भेजा यूज करो, अपना कॉमन सेंस लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्या आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि सर अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो, है ना, अगर मान लो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सफिशिएंट ही नहीं है इस लैटिस को तोड़ने के लिए, तो क्या आपका कंपाउंड, क्या आपका कंपाउंड डिसॉल्व हो पाएगा? यस, क्या आपका कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं। मतलब यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर यही एनर्जी लैटिस तोड़ रही है तो ये एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना यार। जैसे मान लो भाई आप गए स्कूल गए, या फिर आप कहीं मार्केट में गए, आपने कहा आपको 1 किलो एप्पल चाहिए, वो बोलता है 200 रुपए, आपकी जेब में 150 रुपए, तो खरीद पाओगे क्या 1 किलो एप्पल? नहीं ना। तो अब लैटिस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपके पास जो एनर्जी है वो कम है, तो लैटिस ही नहीं टूटेगा, लैटिस नहीं टूटेगा तो इस चीज की बात ही नहीं होगी। मतलब आपका कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन। यस, लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही आसानी से लैटिस टूटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यही हाइड्रेशन एनर्जी अल्टीमेटली इस लैटिस को तोड़ने में काम में आने वाली है। मेरी बात तो मैं समझ में आई। हालांकि एंट्रोपी वगैरह के रीजन होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं, एंट्रोपी भी अफेक्ट करती है, लेकिन आप लोगों ने एंट्रोपी वगैरह अभी पढ़ा नहीं है। आप लोग जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आएगा एंट्रोपी डेल्टा जी, मतलब वो फैक्टर भी होता है, अफेक्ट करता है, लेकिन उस चीज की हम लोग अभी बात कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने वो वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े अभी। ठीक है ना। तो हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, यस, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। कह सकता हूं ऐसा मैं, है ना। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि जनरली 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 इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी वो जो आपका मैं बोल रहा था ना, जो एंट्रोपी वाला फैक्टर है ना, वो भी कभी कभी काम में आ जाता है, लेकिन वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसीलिए जनरली लिख रहा हूं। जनरली जनरली एन आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, आयोनिक कंपाउंड इज soluble in water if क्या होगा? आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी है, डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा एच लैटिस, है ना। अगर इक्वल है ना तो पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, कुछ कुछ सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, कुछ कुछ सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा है, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तब तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, है ना, पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। अरे बोलो बोलो बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वही लैटिस तोड़ेगी, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। अरे बोलो यार दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस यस यस, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है ना, है ना, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, तो आपका आपका जो आयनिक कंपाउंड होगा बड़े आराम से सॉल्युबल हो सकता है। यस। अब देखो दिक्कत कहां आती है, मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां आती है। दिक्कत आती है यहां पर, अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करो, है ना सर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, होता है, हम लोगों ने अभी बात करी थी। और अगर लैटिस एनर्जी की बात करो, अगर आप लैटिस एनर्जी की बात करो तो सर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। यही होता है ना, हम ये दोनों ही आपकी जो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी है सेम ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक ही तरीके से वेरी करती है। अच्छा देखो, अगर मैं फेवरेबल कंडीशन लिखूं ना इधर, है ना, अगर मैं फेवरेबल कंडीशन लिख दूं किसके लिए? अरे भाई सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसी के लिए लिखेंगे। फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन क्या है सॉल्युबिलिटी के लिए? सर फेवरेबल कंडीशन है क्या? कि लैटिस एंथैल्पी
लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी होनी चाहिए कम, और हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? यस, ये है फेवरेबल कंडीशन। तो सर अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, LiOH लीना करे रब से फरियाद, है ना, आपसे पूछ लिया कि भाई लोगों सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोक्साइड्स दे रखे हैं आपको और आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है ना। हालांकि ये ऑर्डर्स हम लोग वापस पढ़ेंगे जब आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, जब आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो ये सारे ऑर्डर वापस पढ़ोगे आप लोग, है ना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पर। ये सारे ऑर्डर्स जब मैं आपको वापस पढ़ाने आऊंगा, है ना, अगर चाहा ऊपर वाले ने तो जब हम लोग वापस पढ़ाने आएंगे उस केस में ये सारी चीजें मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ये भी वापस आएगा, आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है ये भी वापस आएगा, ठीक है ना। अब देखो, आप लोग बोलोगे सर हमें ना ऑर्डर इस तरह से निकालना है कि लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो सर आप लोग जा रहे हो डाउन द ग्रुप, देखो चेक करो, आपका OH माइनस तो सेम है, Li प्लस केटाइन का साइज चेंज हो रहा है ना, आपके केटाइन का साइज चेंज हो रहा है। सर हो क्या रहा है, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो सर आपकी जो लैटिस एंथैल्पी है, सुनना जरा, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है ना। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ लैटिस एंथैल्पी को देखूं ना, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है। लेकिन मुझे तो हाइड्रेशन भी तो देखना है सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो रही है, अरे तेरी लफड़ा हो गया ये तो, है ना, ये तो पंगा हो गया। अरे भाई अगर ऐसा होता ना कि डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ रही होती, तो मैं कह देता डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। या फिर मान लो ऐसा होता कि डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही होती और लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही होती, तो मैं कह देता सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। लेकिन यहां पर पंगा ये है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सर दोनों ही चीजें डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो रही है, तो हम लोग सर ऐसे नहीं डिसाइड कर पाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है या कम हो रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो सर फिर कैसे पता लगेगा? डेटा से पता लगेगा, है ना, डेटा से पता लगेगा। अगर मान लो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है, देखो दोनों ही चीजें डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप जाने पर, है ना, अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है तो आप लोग बोलोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, वो हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है। दोनों ही डिक्रीज कर रही है लेकिन लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है, तो आप लोग बोलोगे सर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। यस, और मान लो अगर जिसका जस्ट उल्टा होता, सर हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ज्यादा डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होना ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी उस केस में। लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा डिक्रीज कर रही है? सर हमें नहीं पता लगेगा, यस हमें नहीं पता लगेगा, ये तो हमें डेटा से पता लगेगा, ठीक है, डेटा से पता लगेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि क्या सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर हमें याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। क्या सर एक साथ याद करने? नहीं, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, याद होते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर चाहो तो आप ये चीज लिख भी सकते हो, है ना, इसको अपने अपने शब्दों में लिख सकते हो। इफ अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज करे, ज्यादा डिक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अगर मान लो उल्टा हो, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी यस ज्यादा डिक्रीज करे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, है ना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। हम लोग नहीं बता सकते सर, ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन ज्यादा डिक्रीज करने वाला है, और नहीं डिसाइड कर सकते, इसी वजह से मैं आप लोगों की समस्या को मिटाने के लिए ऑर्डर लिख के लाया हूं,
है ना। ये आपके सामने ऑर्डर है, देखो ये आपके सामने ऑर्डर है। ये आपके सामने ऑर्डर लिखे हैं, देखो ये आपके सामने लिखा है बेटा अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, ग्रुप 2, ये भी ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2। ये वाले हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ग्रुप 2 का कार्बोनेट्स दे रखे हैं, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट्स दे रखे हैं, कार्बोनेट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये कौन क्या दे रखे हैं, ये सल्फेट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। ये क्या दे रखे हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट बोलते हो, ये नाइट्रेट्स दे रखे हैं। और ये हेलाइट्स दे रखे हैं, एक्स एक्स, लेकिन यहां पर बेटा फ्लोरीन नहीं है, ये क्या है बेटा, हेलाइट्स है। ये क्या है, हेलाइट्स है। आप देखो इन सब की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही है ना। और इनमें से मैं आपको बता दूं ये जो ऑर्डर है ये तो बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सामने स्लाइड लिखी हुई है इसमें जो शुरू वाले 2 ऑर्डर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको याद ऐसे ही रखोगे, कैसे याद रखोगे, हाँ ये देखो ये क्या दे रखे हैं, ये नाइट्रेट्स दे रखे हैं ना, NO3 माइनस, ये ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स दे रखे हैं, यस ये ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स दे रखे हैं, ये क्लोरेट्स दे रखे हैं ना, लिथियम क्लोरेट्स, है ना, सोडियम क्लोरेट, ClO4 माइनस को क्लोरेट आयन बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको आप इसी तरीके से याद रखोगे, है ना, कि इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, है ना। यही तो हम लोगों ने बात करी कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है तो आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो आप इसको ना याद पता है कैसे करोगे, आप ऐसे लिख लोगे शॉर्ट नोट्स, है ना, आप लोग ऐसे लिख लोगे शॉर्ट नोट्स कि ग्रुप टू का अगर कार्बोनेट हुआ, है ना, ग्रुप 2 का कार्बोनेट हुआ, सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ और हेलाइड हुआ, है ना, और हेलाइड हुआ एक्सेप्ट फ्लोराइड, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पर, है ना। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो ग्रुप 1 का नाइट्रेट या फिर क्लोरेट हुआ तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। सर इंक्रीज भी करेगी क्या डाउन द ग्रुप, ये देखो आपके सामने लिखे हैं, इनमें से मैं फिर बोल देता हूं, ये जो लास्ट वाले 2 ऑर्डर हैं और ये जो 2 ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो 2 ऑर्डर हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज चेक करो, ये क्या दे रखा है, ग्रुप 1 का कार्बोनेट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, HCO3 माइनस। सर ये दे रखे हैं बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है ना। और सर ये दे रखे हैं आपको हाइड्रोक्साइड्स, क्या दे रखे हैं, हाइड्रोक्साइड्स। सर इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यह है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज कर रही है। मेरी बात आपको समझ में आई, क्लियर है ना। तो ये भाई ये हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो ऐसे लिख लोगे कि ग्रुप 1 वाला जो है ना, ग्रुप वन का चाहे कार्बोनेट है ना, चाहे कार्बोनेट है, चाहे बाइकार्बोनेट है ना, या फिर हाइड्रोक्साइड है, ये देखो ये रहा ना हाइड्रोक्साइड, चाहे हाइड्रोक्साइड है ना, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पर। लेकिन अगर ग्रुप 1 का कार्बोनेट सॉरी नाइट्रेट हुआ और क्लोरेट हुआ तो डिक्रीज करेगी, है ना। तो इस तरह से आप लाइक शॉर्ट नोट्स की टर्म में शॉर्ट में छोटा सा लिख लोगे कि इनकी ग्रुप 1 में इनकी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी और ग्रुप 2 में इनकी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, ना। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए अलग अलग बना लो, क्योंकि यही आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं भाई, हम लोग सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं और यही आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ये चीज अगर आपने याद कर ली, ये 8-10 ऑर्डर हैं, तो आपका सॉल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने सारे ऑर्डर एक साथ लिखा दिए, है क्या चीज, ये ऑर्डर आपको बिखरे हुए मिलेंगे हमेशा, है ना। जब आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे ना तो ये बिखरा हुआ ऑर्डर मिलेगा, कहीं पर कोई ऑर्डर आएगा, कहीं पर कोई ऑर्डर आएगा, कहीं पर कोई ऑर्डर आएगा। मैंने सारे ऑर्डर एक साथ लिखवा दिए, ठीक है। आई होप इससे आपको फायदा मिलेगा, क्लियर है। चलिए जी,
तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई है। इसके साथ ही अब हम लोग आगे चलते हैं और एक और टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होता है, देखो नाम ही इसका छीक छीक के कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब यहां पर टेम्परेचर से है और स्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी। अगर कोई ये कहे कि ये जो कंपाउंड है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इससे आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि ये वाला कंपाउंड ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, ये कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल है। यस, अगर कोई कहे कि थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, ज्यादा टेम्परेचर तक वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। तो अब सर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए हमें याद रखना पड़ता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको हो सकता है यहां पर ना मिले वो क्वेश्चंस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मिले। इस वाले टॉपिक से काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए फिर सर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर से हम लोग देखते हैं। देखो थर्मल स्टेबिलिटी को हम लोग दो फैक्टर से देखेंगे। दो फैक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने वाले हैं। सर कौन कौन से हैं दो फैक्टर? अरे भैया एक फैक्टर है देखो लैटिस एनर्जी। सर ये लैटिस एनर्जी तो बहुत जबरदस्त चीज है, हर जगह काम में आ रही है बिल्कुल। और दूसरा है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है ना, ये दो फैक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर देखो सीधी सी बात है, यहां पर तो सीधी सी बात है कि अगर आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, सिंपल है ना यार, लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा वही ज्यादा टेम्परेचर सहन कर पाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। जिसका लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर पाएगा, और जिसका लैटिस बहुत वीक है थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। इसी वजह से लिखा है लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और दूसरी चीज, अगर आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, अगर आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तब भी आपका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तब भी आपका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर प्लस और माइनस के बीच, इसका मतलब ये है अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यस, जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, और प्लस और माइनस जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। बात ये आती है कि कौन से कंपाउंड्स के लिए हमें लैटिस एनर्जी का फैक्टर लगाना है और कौन से कंपाउंड्स के लिए परसेंटेज आयन के कैरेक्टर से थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो सीधी सी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, ये सीधा ट्रिक है, आपको कहीं पर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, लैटिस एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो होता है फॉर मोनोवैलेंट एनायंस। अगर आपका एनायन मोनोवेलेंट है ना, या फिर मोनोवेलेंट मत बोलो, मोनो एटॉमिक लिखो, है ना, मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन, वेलेंट नहीं, मोनो एटॉमिक एनायन। ऐसा एनायन जिसमें एक ही एटम हो, जैसे ऑक्साइड आयन O2 माइनस, जैसे फ्लोराइड आयन F माइनस, क्लोराइड आयन, नाइट्राइड आयन N3 माइनस, ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक आयन्स हैं। तो अगर आपका मोनोएटॉमिक एनायन है तो ऐसे कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से देखी जाएगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? और अगर आपका पॉली एटॉमिक एनायन है, फॉर पॉली एटॉमिक एनायन, सर पॉलीएटॉमिक एनायन का क्या मतलब हो गया? जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, यस, जैसे बाइकार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, क्लोरेट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना जनाब, है ना, एक्सेट्रास। सर ये है
पॉलीएटॉमिक एनायंस। तो पॉलीएटॉमिक एनायंस की थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाएगी किससे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। मोनोटॉमिक एनायन अगर मैं लिखूं, ऑक्साइड आयन हो गया, यस, हाइड्राइड आयन हो गया, है ना, हेलाइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन हो गया, ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक एनायंस है। बस इतना चीज अगर तुमने ध्यान रख लिया ना, तो पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितनी भी थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, मैं बता रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं अटकेगा। हर क्वेश्चन को तुम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो आ जाइए, इनका भी ऑर्डर लिखवा देते हैं आप लोगों को। देखो सारे ऑर्डर मैंने एक जगह लिखे हुए हैं, सारे ऑर्डर एक जगह लिखे हुए हैं। देखो जी, ये देखो, एकदम जोरदार मजा आ गया। देख लो देख लो, ये देखो कुछ ऑर्डर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, ये लिखे हुए हैं। देखो ये किसका ऑर्डर है सर? ये नाइट्राइड्स हैं, है ना, ये N3 माइनस है ना, नाइट्राइड है सर। ये नाइट्राइट नहीं है बेटा, नाइट्राइड है ना। N3 माइनस को क्या बोला जाता है? नाइट्राइड आयन। ये है सर ऑक्साइड आयन, ये है सर हेलाइड आयन, है ना, ये भी है हेलाइड आयन सर, ये है नाइट्राइड आयन, ये है ऑक्साइड आयन। और देखो हम लोगों ने लिखा है ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो बेटा, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, केटायन का साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर केटायन का साइज बढ़ेगा, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है हम लोगों ने पढ़ी थी, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी इसका मतलब सॉरी, लैटिस एनर्जी ना, हम लोग लैटिस एनर्जी पढ़ लेते हैं पहले। थर्मल स्टेबिलिटी तो इस पे अफेक्ट करेगा ना, हाँ, तो हम लोग कह रहे हैं लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अरे बोलो, अगर लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रही है सर, लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी अगर कम होगी तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, है ना। लैटिस एनर्जी एंड थर्मल स्टेबिलिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। किसके लिए? फॉर मोनोएटॉमिक एनायंस, है ना। आपको ऐसा एनायन चेक करना है जिसमें एक ही आयन होना चाहिए, एक ही आयन होना चाहिए, जैसे नाइट्राइड ऑक्साइड, हेलाइड, नाइट्राइड ऑक्साइड। मेरी बात समझ गए तुम लोग? यस यस। तो ऐसे मोनोएटॉमिक एनायंस के लिए डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। खत्म, इतना सा कर लिया ना, कहानी खत्म है, बस मामला एकदम जोरदार। और अगर आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है सर, ये देखो, ये तो जबरदस्त, ऊपर वाली जो चीज लिखी है ना, समझ में आए तो ठीक है, बाकी छोड़ो वरना उसको, है ना। ये देखो, ये देखो, सारे के सारे एनायन पॉलीएटॉमिक है। ClO3 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, CO32 माइनस, NO3 माइनस, CO32 माइनस, हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया कौन सा? ऑक्सलेट, सल्फेट, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड भी इसी कैटेगरी में आएगा। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? आपको बताया था, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। यस, परोक्साइड, सॉरी, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड, और परोक्साइड होता है O2 माइनस। यस, O2 माइनस, ये होते हैं। तो ये भी पॉलीएटॉमिक वाली कैटेगरी में आने वाले, मतलब जिसमें एक से ज्यादा आयन हो ना, एक से ज्यादा एटम हो, एक से ज्यादा एटम हो, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाएगी किससे? उनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाएगी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर से, है ना। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी किससे देखी जाएगी? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर से। अब एक चीज बताओ, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो केटायन का साइज बढ़ रहा है। अगर केटायन का साइज बढ़ेगा तो याद करो, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। याद आया फजान रूल? हाँ जी, अरे बेटा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सर क्या बात है सर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। बस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, है ना, सीधी सी ट्रिक बना रखी है आप लोगों के लिए, है ना, वरना जनता है ना, वो घूमती रहती है इसमें, ऑर्डर को याद करने के चक्कर में वो फंसी रहती है, और कभी ऑर्डर याद होता है नहीं, इतने सारे ऑर्डर कैसे याद होंगे, किसी का ऊपर हो जाएगा, किसी का नीचे हो जाएगा, गलत हो जाती है कहानी, है ना। तो आपको सीधा सा ट्रिक ध्यान रखना है, अगर आपका एनायन में एक से ज्यादा एटम है तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे एनायंस की थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसे कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से देखी जाती है। और अगर मान लो एनायन में सिर्फ एक ही एटम है, तो उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है? वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाएगी आपके लैटिस एनर्जी से। क्लियर है?
तो मेरे हिसाब से ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला जो टॉपिक है इसमें आप कभी गलती नहीं करोगे। क्लियर है? चलिए जनाब आगे चलते हैं और एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं जिसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। यस, इसका नाम है मेटालिक बॉन्ड, है ना। मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है ना। मेटालिक नाम ही लिख दिया, नाम ही लिख दिया, इसका मतलब मेटल्स में होगा, है ना, मेटल आयंस में होगा, है ना। मेटल्स के लिए ये वाला बॉन्ड डिफाइन होगा। और मेटल्स जो होती हैं वो जनरली आप अगर देखोगे, जनरली अगर आप देखोगे तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में ज्यादा होती है, पी ब्लॉक में कुछ कुछ मेटल्स होते हैं ना, डी एंड एफ ब्लॉक है ना। एफ ब्लॉक में हम लोग जनरली देखते नहीं है ना, ज्यादातर तो मेटल ही होती है ना, पी ब्लॉक में ही होती है नॉन मेटल। तो एसपीडीएफ की अगर बात करें, एसडीएफ में तो सारे के सारे मेटल्स होंगे, पी में कुछ मेटल्स होती हैं, बाकी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी होती हैं। ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है इसको समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल ले चलता हूं, है ना, और हम लोग बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं। देखो जो सोडियम होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर सारी दुनिया जानती है सर 10 होता है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 1s2 2s2 2p6 3s1। सर ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पढ़ा आप लोगों ने? इसको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको क्या बोला जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या बोला जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बता, सोडियम के अंदर कितने कोर इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सर कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कोर इलेक्ट्रॉन पे भी वैलेंस पे? आप कहोगे सर वैलेंस मतलब सबसे दूर वाला, और सबसे बाहर वाला मतलब उस पर अट्रैक्शन कम होगा, है ना। अट्रैक्शन आते आते बेचारे पे उस तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाएगा। यस, अच्छा। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम है, कोर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है तो ये जो सोडियम है बड़े आराम से, सर ये जो सोडियम है ये बड़े आराम से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल खुशी खुशी कर देगा, क्या दिक्कत है इसको, है ना। तो क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या बना? Na+। इसको बोला जाता है बेटा मेटल कोर। इसको क्या बोला जाता है? कोर बोल दो, कर्नेल्स भी लिखा होता है कई जगह पर। ठीक है, कोर बोल दो, कर्नेल बोल दो, मेटल कर्नेल, मेटल कोर, है ना। Na+ जो केटायन वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? सर एक तो इंक्लूडेड है कोर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा न्यूक्लियस। भाई Na+ में न्यूक्लियस भी तो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हट गया। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गई बात। अब देखो तुम एक कहानी समझाने जा रहा हूं, बहुत काम की चीज है समझना। जैसे मान लो आपके पास सोडियम का सैंपल है ना, आपके पास सोडियम का सैंपल है मुन्ना, ये रहा सोडियम। और मैंने कहा ये जो सोडियम का सैंपल है ये है 23 ग्राम। कितना है? 23 ग्राम। आप बोलोगे सर 23 ग्राम तो सोडियम का मोलर मास होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये सोडियम का आपके पास कितना मोल है? 1 मोल है। मैं ऐसे कह सकता हूं 23 ग्राम मतलब सोडियम का 1 मोल ना। यार तुम लोगों ने तो पढ़ा है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ, अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब सर इस 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे सोडियम के। हाँ सर, ये नाम तो देखा देखा सा लग रहा है। ये नंबर तो इसी को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता था। Na भी लिखा होता है, कुछ दुनिया इसको N0 से भी लिखती है। यस, यहां तक कहानी क्लियर है, समझ में आ रही है यहां तक? सर एकदम बढ़िया, जोरदार आ रही है। तो इसका मतलब इतने 23 ग्राम, कितना चिन्नू सा होता है 23 ग्राम, छोटा सा होता है 23 ग्राम। कितना सा होता है 23 ग्राम? पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ है क्या, है ना। सर इतना सा आपका 23 ग्राम अगर सोडियम है, उसमें देखो सर सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं। अब सोच के देखो, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यस, क्या कर रहा है? एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसका मतलब आप देखो इतने एटम्स इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना
कि जब हम सोडियम की बात करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे सोडियम प्लस प्रेजेंट होंगे। ये जो सोडियम प्लस है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, ये जो सोडियम प्लस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस नहीं बना रखा है मैंने, प्लस का मतलब क्या है, ये है आपका Na प्लस, है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मेटल कोर, ये क्या है, मेटल कोर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और सर इसमें साथ साथ सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऑब्वियस है, हर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके चारों तरफ ऐसे ही खूब सारे खूब सारे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे भर भर के। यस, ये हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोला था सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होगा भाई। अरे होना ही है, देखो ना इतने सारे इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इतने सारे एटम्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा समुद्र होगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है सर, ये एक जगह टिके हुए नहीं रहते, है ना, ये घूमते रहते हैं। इसी वजह से इससे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा जनरली मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे मोबाइल का मतलब ये वो वाला मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब घूम रहे हैं, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर। अच्छा, अब क्या होगा, अब वही होगा सर जो कुदरत का नियम है। और क्या है कुदरत का नियम, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन, इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा सर। और अट्रैक्शन लगेगा, इसका मतलब इसी अट्रैक्शन को बोला जाएगा मेटालिक बॉन्ड। सर बॉन्ड कुछ और नहीं होता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना, क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ना। ऐसे ऐसे ना मेटालिक बॉन्ड वैसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, मेटालिक बॉन्ड को बहुत सारे तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू समझते हैं, है ना। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, है ना। ये कौन सा मॉडल है बेटा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, है ना। और इसी से ध्यान में रखना है तुम्हें, बाकी किसी और का लफड़े में पड़ना ही मत, है ना। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की मेटल कोर है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी नोन एज मेटालिक बॉन्ड, दैट विल बी नोन एज मेटालिक बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आई, यस, बहुत आसान है ना। और ये मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपका जो कंपाउंड होगा उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी ना, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ साथ। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, है ना। तो जैसे मान लो अगर इसकी जगह कोई और होता, मैग्नीशियम होता, तो Mg2+ बनता और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते, कैटायन पे 2+ चार्ज होता। यस, क्लियर है। तो वापस से सुन लो, ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ऐसे बहुत सारे मेटल कोर प्रेजेंट है, मेटल कोर मतलब कैटायन वाला पार्ट मेटल का, और इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को बोला जाएगा मेटालिक बॉन्ड। सिंपल है फंडा एकदम। आप चाहो तो ये देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है, चेक करो, देखें एक बार, चेक करो क्या जो मैंने चीज बोली है, क्या वही चीज लिखी है, क्या क्या जो मैंने चीज बोली है बेटा वही चीज लिखी है क्या, एक बार फटाफट से चेक कर लो, क्या जो मैंने समझाया है क्या वही लिखा है क्या, फटाफट देखो, फटाफट देखो। यस यस यस, वही लिखा है ना, वही लिखा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वही चीज एकदम आपको लिखी हुई मिलेगी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो देख लो, लिखा है मेटल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव कोर सराउंडेड बाय ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है देखो पॉजिटिव कोर्स, उनके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आगे लिखता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स अ मेटल एटम, एक मेटल एटम को टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये पॉजिटिव है ना, इसकी औकात है ना एक फिक्स, कि कहां तक अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन का, थोड़ी ना ये वाला यहाँ वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं, इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, उसी को बोला गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। तो विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। और आगे लिखता है हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, सिंपल है ना, हार्डनेस किस चीज पे डिपेंड करेगी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं ना हार्डनेस, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड,
है ना। तो देखो जैसे मान लो अगर अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि सर जो स्ट्रेंथ होती है ना मेटालिक बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, सर ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? सर ये जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो आप लोग बोलोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सर ऐसा क्यों? देखो भाई जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो जैसे मान लो B2+ हो, बेरिलियम होता अगर, तो यहां पर B2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो उसके मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, इस कैटायन पे भी ज्यादा चार्ज होता। जितना ज्यादा चार्ज, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा। सिंपल सी बात है। अरे बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से यहां पर ये चीज लिखी गई है कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एटम। यस, मेटल एटम की साइज जितनी बड़ी होगी अट्रैक्शन उतना कम होगा, और जो आपका मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो भी उतना ही कम हो जाएगा। क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो आप लोग? यस, क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो? तो अगर मान लो आपसे कोई कहे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आप बताइए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? जल्दी से बताइए, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? जल्दी बताओ, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई सिंपल सी बात है, अल्कली मेटल्स का मतलब क्या हो गया? सर ये है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक, है ना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब सर ये होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसी वजह से जब हम लोग पढ़ेंगे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है? ऑल राइट। और अगर मान लो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें ना, थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट की कहानी अलग है, हालांकि 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, बट फिर भी यहां पर क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की बात हो रही है, और क्या पता 12th क्लास में आप किससे पढ़ो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वहां पर तुम बोलोगे साहब हमें तो ये चीज बताई नहीं गई थी लास्ट ईयर, तो मैं बता देता हूं टू बी सेफ साइड कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हालांकि ये 12th क्लास में पढ़ोगे आप लोग, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स number of unpaired electrons, number of unpaired electrons, number of unpaired electrons also take part, also take part in in metallic bond formation, in metallic bond formation, है ना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनके डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और इसी वजह से बोला जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, है ना। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा कहा जाता है किसके लिए? बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, आपका स्ट्रेंथ जो होगा मेटालिक बॉन्ड का उतना ही ज्यादा होगा। और वो चीज आप लोग पढ़ोगे, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर फाइंड करोगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, है ना। वो चीज यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, फालतू में आपको कंफ्यूज करेगी, वो 12th क्लास में आप लोग पढ़ लोगे जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, पूरा पूरा चैप्टर है जो आप लोग वहां पर पढ़ने वाले हो। क्लियर? आसान है यहां तक, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं। और देखो
और क्या लिख सकते हो आप लोग? हाँ, आप ये लिख सकते हो कि भाई जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, है ना, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से मेटल्स आर, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आप, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता क्या है, जैसे आपका कोई मेटल है ना, मेटेलिक वायर है, जैसे कॉपर का वायर होता है ना, कॉपर का वायर आपके यूज किया जाता है ना, इलेक्ट्रिक जो भी आप वायर देखोगे कॉपर का बना होता है ना, इस कॉपर वायर के चारों तरफ, दोनों तरफ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ना, ये एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। और जैसे आप लोग इधर से हीट करते हो ना मेटल को, है ना, आपने आयरन की रॉड ले रखी, एक साइड से हीट करोगे दूसरी साइड से हीट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी जगह पर। क्लियर है? आपने देखा होगा जो मेटल्स होती है वो शाइनी सरफेस रखती है ना, लस्चरस होती है, शाइन करती है ना, और आपसे शाइन करने का रीजन पूछे तब भी ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही है। होता क्या है, जब मेटल की सरफेस पे जो एटम है, जब आपकी लाइट पड़ती है उस मेटल की सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो होता है एक्साइट, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में दुनिया स्टेबल नहीं होती, यस, एक्साइटेड स्टेट में बेटा स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, अगर इसका स्टेबिलिटी एक्साइटेड स्टेट में कम है तो वो वापस कहां आएगा, सर वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, है ना, थोड़ी देर में, है ना, बस उसको एहसास हो जाएगा सच्चाई का, ज्ञान हो जाएगा उसको, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो भैया एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा थी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम है, वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, इन रेडिएशंस का अपना एक वेवलेंथ होगा, और अगर ये जो वेवलेंथ है अगर ये विजिबल रीजन में है तो आपको कलर दिखाई देगा, है ना, यही होता है लश्यर, है ना, यही होता है लश्यर। वो जो हीट इसने रिलीज करी है ना, वो जो हीट इसने रिलीज करी है उसी की वजह से, वो जो एनर्जी इसने एमिट करी है उसी की वजह से आपको मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी दिखाई देती है ना, ग्रेश कलर की दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपको ये भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो कि भाई उनकी लंबी लंबी शीट्स बना सकते हो, वायर खींच सकते हो, है ना, जो, और सबसे तगड़ा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो आपका कौन होता है, एजी होता है, आप लोग पढ़ते हो ना, लेकिन एजी के वायर नहीं बना सकते ना, चांदी के वायर थोड़ी ना बना पाओगे यार अपने, पता चले जो लाइट की फिटिंग है उसमें आप चांदी के वायर यूज कर रहे हो, हैं, दुनिया उखाड़ के ले जाएगी दूसरे दिन। यस, हालांकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन यूज नहीं करते हो तो उसको। अच्छा एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, मेटालिक कंडक्टेंस, आप ऐसे लिख सकते हो, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, लक्ष्य वालों को मैंने पढ़ाया ये वाला चैप्टर इस बार। तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटालिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये कहानी है, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, आप चाहो तो इसका लॉजिक भी समझ सकते हो। देखो होता क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये मेटल कोर घूमने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है जोर जोर से, यस, अगर ये जोर जोर से वाइब्रेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर जा रहे होंगे उनके मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। हिंड्रेंस, जैसे मान लो एक बंदा खड़ा है रोड पे, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, एक तो वो एक जगह पे खड़ा है तो आपको पता है गाड़ी किधर से निकालनी है, और अगर मान लो वही बंदा ऐसे ऐसे हो रहा हो, तुम साला कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि कहां से निकालें गाड़ी, ये तो इधर उधर घूम रहा है, और हो सकता है उसको अंदर ले जाके ठोक दो उसको। रेजिस्टेंस बढ़ गया है किसकी वजह से, अगर वो मेटल कोर घूम रहा था ना, तो ये जो मेटल कोर है ये वाइब्रेट करने लगते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं किसकी वजह से, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इनका वाइब्रेशन बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसी हिंड्रेंस को आप लोग आगे बोल देते हो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है वो हिंडर्ड होता है, वो कम हो जाता है।
आप लोग बोल दोगे कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज के लिए भैया हम लोग इतना ही करेंगे। आज का होमवर्क है आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। यस, पढ़ाई करो जोरदार ढंग से, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। साथ साथ आप लोग अपना मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो दिल खोल के। यस, मॉड्यूल सॉल्व कर लो दिल खोल के, जिस क्वेश्चन को करना हो वो सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीट मेंस एडवांस, जो क्वेश्चन तुम्हारा करने का मन करे, है ना, जिस पे तुम्हारा दिल लगे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, चलो फिर बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। मैंने बोला था लंबा सेशन नहीं होगा, लगभग 1.25 घंटे का मैंने आपको सेशन दिया। बहुत ही आसान आसान से कुछ 3-4 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, और बाकी जो रेगुलर अपना टॉपिक चल रहा होगा उसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना, अपना प्योर जो केमिकल बॉन्डिंग, हालांकि ये भी प्योर केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं पर ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा क्लास आगे लेनी पड़े, तो इसी वीकेंड पे दे देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं शायद आपकी 1 या 2 क्लास ही लूंगा, फिर उसके बाद मेरा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आप लोगों से बिछड़ने का टाइम हो जाएगा, है ना, फिर हम लोग वापस देखेंगे कब मिलते हैं, है ना, तो फिर आपका वापस फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई डिले हो, मैं टाइम पे खत्म करना चाह रहा था, इसी वजह से ये 1-1.5 घंटे का मैंने आपको अलग सा सेशन दे दिया। आई होप आप लोग इस चीज को समझोगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।